तो हेलो बच्चों, विक्ट्री नेक्स्ट क्लासेज के इस नए से लेक्चर में मैं बहुत स्वागत करता हूं, गुड्डू शर्मा। और आइए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी। हम लोग आज से बायोलॉजी को शुरू कर रहे हैं। हम लोगों ने एक चैप्टर जो है फिजिक्स में कंप्लीट कर चुका है, मापन और मेजरमेंट को। फिर इसके बाद हम लोग आज के इस क्लास में जो है हम लोग आज जीव विज्ञान बायोलॉजी को देखेंगे। एक चैप्टर इसको ख़त्म करेंगे और इसके बाद अगले हम लोग इसको एक चैप्टर ख़त्म करने के बाद जो है हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री को। तो चलिए बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन को जानने वाले हैं। बायोलॉजी के बारे में हम लोग परिचय को जानेंगे, क्योंकि कोई भी विषय को पढ़ने से पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में जानकारी थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेना चाहिए। तो बच्चों बता दें कि इस चैप्टर पर इस चैनल पे विक्ट्री नेक्स्ट क्लासेज के इस चैनल पे आपको ऑल कंपटीशन सब्जेक्ट की तैयारी कराया जाएगा बच्चों, और सब कुछ यहाँ पर फ्री है। आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आइए और आप इसका फ़ायदा उठाइए। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं इस चैनल के बारे में। अपने दोस्तों को भी विक्ट्री नेक्स्ट क्लासेज के बारे में, विक्ट्री नेक्स्ट क्लासेस, तो इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं दोस्तों, और अपने दोस्तों को बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना समय को गवाए हुए। हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के बारे में बच्चों पढ़ते हैं कि बायोलॉजी आखिर कहते किसे हैं, बायोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, इसको हम लोग को जानना जरूरी है ना। क्योंकि अब अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और कोई पूछा कि बायोलॉजी पढ़ते हैं, हाँ, लेकिन अगर बायोलॉजी के बारे में नहीं पता है तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी के। बायोलॉजी कहते किसे हैं? तो बच्चों, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समस्त जीवधारियों का, यानी सजीवों का, लिविंग ऑर्गन, यानी जो सजीव हैं उसके बारे में अध्ययन करना है। जीव विज्ञान में हम लोग को किसके बारे में अध्ययन करना है? समस्त सजीवों के बारे में अध्ययन करना है। सजीव किसे कहते हैं? आप लोग जानते हैं हम लोग क्या हैं, सजीव हैं। जो गति कर सकता है, जो चल सकता है, जो भोजन कर सकता है, जो पोषण कर सकता है, जो श्वसन करता है, जो अपने समान जो है जीवों को जन्म देता है, यानी रिप्रोडक्शन कर सकता है और गति कर सकता है, उपापचयन की जिसके अंदर क्रियाएं होता है, जो बाह्य वातावरण के प्रति अनुक्रिया करता है, ये सभी जो है स्वनियमनकारी होता है। तो ये सभी जो लक्षण, जो गुण जिसमें पाया जाता है उसको बोलते हैं सजीव। तो बायोलॉजी में हम लोग को सजीवों के बारे में ही अध्ययन करना है बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं कि बायोलॉजी में हम लोग को जीवधारियों यानी सजीवों की उत्पत्ति, ये कैसे उत्पन्न हुए, इसके बारे में अध्ययन करना है। इसका विकास कैसे हुआ है ना। जैसे कहा जाता है कि मनुष्य का जो विकास हुआ है वह बंदरों से हुआ है, क्योंकि बंदर और मनुष्य का जो डीएनए है बहुत ज़्यादा मैच करता है, लगभग 99.9% डीएनए मैच करता है। इसी वजह से फिर उसके बाद रचना, इसका बनावट, इसके बनावट यानी जितने भी सजीव हैं उसके बनावट के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करना है बायोलॉजी में है बच्चों। आगे हम लोग जानते हैं कि जो बायोलॉजी हैं, बायोलॉजी के पिताजी किसको कहते हैं, है ना। जैसे हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स के जो प्राचीन इतिहास के जो प्राचीन फिजिक्स के जो पिता हैं वो हैं सर आइजैक न्यूटन, और आधुनिक फिजिक्स के जो पिता हैं वो हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। उसी तरह से जो है जीव विज्ञान के भी जनक फादर हैं, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? अरस्तु को। अरस्तु को क्यों कहा जाता है बायोलॉजी का पिता या जनक? क्योंकि सबसे ज़्यादा बायोलॉजी को यानी जीव विज्ञान को गहनतापूर्वक अध्ययन किया था अरस्तु ने। अरस्तु को एरिस्टोटल क्या कहते हैं? एरिस्टोटल। यह किस देश के थे? तो यूनान देश के, जहाँ के सिकंदर थे, जो पूरी दुनिया को चक्कर लगाया था। यूनान जिसको प्राचीन काल में ग्रीस भी कहा जाता है ना। यहीं की जो भाषा है ना, यूनान देश की राजधानी है एथेंस, और यह जो है
यही के था सिकंदर, जिसने पूरी दुनिया को जीता था, विजेता का रहता है। तो बायोलॉजी शब्द, आगे हम लोग देखते हैं बच्चों कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, यानी बायोलॉजी को अध्ययन करने के लिए, जीव विज्ञान को अध्ययन करने के लिए बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो वो है दो वैज्ञानिक, एक है लेमार्क और दूसरा है ट्रेविरेनस। लेमार्क ने 1801 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किए थे जीव विज्ञान को अध्ययन करने के लिए। लेमार्क और ट्रेविरेनस। लेमार्क किस देश के थे? फ्रांस के। कहा जाता है कि फ्रांस के बारे में कि फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है ना, लेकिन ऐसा थोड़ी है। लेमार्क और ट्रेविरेनस। लेमार्क, आगे आप 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था लेमार्क के बारे में, एक लेमार्कवाद सिद्धांत है ना, पढ़ना था। और एक फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जर्मनी के थे। तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया है। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों कि जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को जो है ना, जीव विज्ञान की दो शाखा है, ये दो ब्रांच है, दो शाखा है ना। इसको जीव विज्ञान को आसानी से समझने के लिए जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा गया है। पहला वनस्पति विज्ञान, दूसरा है जीव प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान बायोलॉजी के दो शाखा है, वनस्पति विज्ञान जिसको वो इंग्लिश में बोटनी कहते हैं, और प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान जिसको बोलते हैं जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान में हम लोग को किसके बारे में अध्ययन करना है? तो पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना है। प्राणी विज्ञान में या जंतु विज्ञान में समस्त जंतुओं का अध्ययन करना है, एनिमल का। अगर बात करें कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? थियोफ्रेटस को कहा जाता है। प्राणी विज्ञान के जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति के विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखा था हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसमें इन्होंने 500 किस्म के पौधे का अध्ययन किया था। और जो अरस्तु हैं उन्होंने भी एक बुक लिखा था हिस्टोरिया एनिमेलिया, इसमें 500 एनिमेलियम जिसमें 500 जंतुओं का वर्णन किया है। आगे देखिए कि पृथ्वी पर समस्त जीवों की जातियां लगभग 8.7 मिलियन है। लगभग पृथ्वी पर समस्त जीवों की जातियां कितना है वर्तमान में? 8.7 मिलियन। 1 मिलियन में बच्चों लगभग 10 लाख होता है, यानी लगभग देखा जाए तो 8.7 मिलियन का मतलब है 87 लाख जीवों की जातियां हैं। अब ये जीवों की जातियां कैसे काउंट होता है? जैसे हम लोग जानते हैं कि एक जो है ना, जैसे आम का पौधा है, तो एक आम के पौधा की जाति गिना गया। अब आम के पौधे की भी अलग जो है ना जातियाँ होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा आम के पौधे की भारत में जो है ना 1000 प्रजातियाँ पाया जाता है, धान की 50,000 प्रजातियाँ पाया जाता है। तो इस तरह से टोटल मिलाकर देखा जाए तो समस्त जो जीव हैं पेड़ पौधे और जंतु को मिला करके 8.7 मिलियन है। आगे पढ़ना है कि जो समस्त जो जीव हैं धरती पर, जितने भी समस्त जीव हैं उसको दो जगत में बांट दिया गया अध्ययन के लिए समानता के आधार पर। जितने भी प्लांट किंगडम, पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। प्लांट किंगडम में सारे पेड़ पौधों को रखा गया और जंतु जगत में सारे एनिमल को यानी जानवरों को रखा गया। और इसको बांटने का सबसे पहले वर्गीकरण जो किया गया था समस्त जीवों को दो भागों में, कैरोलस लिनियस ने किया था। पादप जिसमें देखा कि पेड़ पौधों का गुण है मुख्य रूप से, उसको पादप जगत में रख दिया और जंतु जगत में। ये सिंपल वर्गीकरण था और सबसे पहले किया गया था। इसलिए वर्गीकी का जनक, टैक्सोनॉमी का फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का पिता कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। क्वेश्चन पूछता है। आगे देखिए द्वीव जगत वर्गीकरण के बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है R.H. छिटेकर, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। 9th क्लास में बच्चों इसका नाम सुना हो कैरोलस लिनियस का। 9th क्लास में के बायोलॉजी में भी आपको पढ़ना था कि सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण जो किया गया वो कैरोलस लिनियस ने किया था दो भागों में। जितने भी सजीव हैं, क्योंकि दो ही सजीव हैं बच्चों,
इस पृथ्वी पर। एक है पादप जगत और दूसरा है जंतु जगत, इसी को बांटा गया। अब जो है 5 जगत वर्गीकरण पद्धति, 2 जगत से कितने जगत, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, तो आर.एच. टेकर के द्वारा 1969 में। इसमें इस वर्गीकरण में समस्त जीवों को 5 जगत 5 किंगडम में बांट दिया गया। जगत 5 किंगडम, 5 किंगडम में बांटा गया। कौन कौन, पहला मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, तीसरा पादप जगत, चौथा कवक जगत और पांचवा जंतु जगत जिसको बोलते हैं एनिमेलिया। मोनेरा जगत सबसे पहले देखते हैं। मोनेरा जगत, मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया। प्रोकैरियोटिक मतलब सबसे पहले जो धरती पर जीव आए थे वो प्रोकैरियोटिक प्रकार के। सबसे प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है पुराने, सबसे पुरानी जो कोशिका थी वो प्रोकैरियोटिक। जैसे कि मोनेरा जगत में किसको रखा गया, तो आर.एच. टेकर ने मोनेरा जगत में सभी बैक्टीरिया को रखा। ऐसा माना जाता है कि धरती पर सबसे पहले जो सजीव आए थे वो जीवाणु यानी बैक्टीरिया। अगर बात करें बैक्टीरिया की खोज किसने किया था सबसे पहली बार, आर.एच. लीवेनहॉक, ए.वी. लीवेनहॉक यानी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज किया था। आप उन लोगों ने पढ़ा होगा जीवाणु के बारे में, जीवाणु से होने वाले रोग सवाल आते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। जीवाणु लाभदायक भी होता है और फायदेमंद होता है। जैसे दही को जमाने में आपने सुना होगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु काम आता है, वो फायदेमंद होता है। कुछ ऐसे जीवाणु होता है जो हानिकारक होता है, जो बीमारी उत्पन्न करते हैं। बहुत सारे ऐसे बीमारी होता है जीवाणु से। अगला है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में सभी यूकैरियोटिक जीव को रखा गया। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यूकैरियोटिक किसको बोलते हैं, जिसके अंदर वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, उस सभी को बोला जाता है यूकैरियोटिक जीव। मनुष्य हम लोग भी क्या है, मानव जो है यूकैरियोटिक कोशिका है। और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो जीवाणु है उसकी कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक प्रकार, जिसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होते हैं। तो ऐसे कोशिका जिसके अंदर वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, सत्य केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जिसके अंदर वास्तविक केंद्रक पाए जाते हैं। वास्तविक केंद्रक कहने का मतलब है कि केंद्रक जो होता है, कोशिका का केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, तो उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। इसमें प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है। एक कोशिकीय, जिसका शरीर एक कोशिका का बना होता है, उसको बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। हम लोग क्या होते हैं, मानव एक कोशिकीय, हम लोग हैं मानव जो होते हैं बहुकोशिकीय, यानी हम लोग का सजीव शरीर जो होता है बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। यूग्लिना को पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। यूग्लिना में पेड़ पौधे का भी गुण पाया जाता है और जंतुओं का भी। पादप यानी प्लांट, इसमें यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय और स्वकोषी जीवों को रखा गया है। पादप में यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय और स्वकोषी जीवों को रखा गया है। इसका सेल वॉल जो होता है, क्वेश्चन आता है कि पादप जगत का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। जैसे इसमें रखा गया पादप में सारे शैवाल को रखा गया, सारे एल्गी को रखा गया, सारे मॉस, सारे पेड़ पौधा को पादप जगत में ही रखा गया है। अगला है चौथा जो जगत है वो है कवक यानी फंगी जगत। इसके गुण क्या है, ये यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, परकोशी। पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्वकोशी यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्वकोशी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। लेकिन कवक जो होते हैं है ना, जैसे मशरूम खाएंगे, मशरूम एक प्रकार का कवक ही होता है, यूकैरियोटिक है ना। ईस्ट के नाम सुने होंगे, ईस्ट एक कोशिकीय, ईस्ट एक कोशिकीय कवक होता है। ये यूकैरियोटिक होता है, बहुकोशिकीय और परकोशी होते हैं, यानी अपना भोजन दूसरे जीवों से अवशोषण करके प्राप्त करते हैं। इसका सेल वॉल परीक्षा में आता है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। अगला है पांचवा जंतु या एनिमेलिया जगत। यह भी यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय और परकोशी होते हैं। जंतु में हम लोग कहते हैं मानव, शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली सभी आते हैं जंतु जगत में। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे हम लोग जो है देखते हैं क्या पढ़ना है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो पढ़ना है जीवधारियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। यानी धरती पर बहुत सारे जंतु जो होते हैं
उसका एक नाम दिया गया बच्चों, ताकि हम लोग उसको सही से समझ सकें। धरती पर जो जितने भी जीव हैं, है ना, तो दो तरह के नाम होते हैं। बायोलॉजी में दो तरह के नाम रखेंगे, एक होता है साधारण नाम होते हैं और एक होता है वैज्ञानिक नाम। जैसे आप लोग जानते हैं बच्चों कि जो गांव में जो है ना, एक जो होता है आपका सर्टिफिकेट वाला नाम होता है, और एक जो है ना बोलचाल में लोग जो हमेशा जो है ना उपनाम से पुकारते रहते हैं। तो उसी तरह से भी जो है ना, जो धरती पर जितने भी जीव हैं, चाहे प्लांट है चाहे जंतु हैं, उन सभी का दो नाम बनाया गया। एक समान नाम होता है, समान नाम जो होता है ना, जो जिसको बोलते हैं जनरल नेम। आप लोगों ने 11वीं और 9th क्लास में बायोलॉजी का पढ़ा होगा, उसमें पढ़ाया गया होगा कि जो समान नाम होते हैं वो जीवों के वह नाम होते हैं जिसको किसी व्यक्ति विशेष व्यक्ति ने रख दिया, या तो किसी व्यक्ति या कोई स्थान, जो विशेष स्थान के नाम पर रख दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें इंडिया में कि अगर आम को जो है ना, आम को मैंगो कहा जाता है, सिर्फ इंडिया के लोग ही समझेगा आम को मैंगो कहते हैं। लेकिन अगर चाइना में चल जाएंगे, अमेरिका में चल जाएंगे, इटली में चल जाएंगे, अलग अलग देशों में जाएंगे, अगर इसको आम को बोलेंगे कि आपने आम आपने खाया, तो वो नहीं समझेगा। लेकिन अगर वही आम को अगर वैज्ञानिक नाम से अगर बोलते हैं तो पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ जाएगा। जैसे बोलेंगे मैंजीफेरा इंडिका को आप जानते हैं, तो वो समझ जाएगा वो है ना आम की बात कर रहा है, यानी मैंजीफेरा इंडिका बोलते ही समझ जाएगा। तो एक वैज्ञानिक नाम जो है ना, जो पूरी दुनिया में जंतुओं का एक नाम दिया गया है ना, जो पूरी दुनिया में उसी नाम से जाना जाता है ना, उसको बोलते हैं वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम जो है जीवों के वह नाम है जिसको किसी जिसको क्या रखा है, एक संस्था होता है। अगर बात करते हैं कि पादप के लिए जो है, पादप के लिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ संस्था है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और जंतु के लिए एक संस्था है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये जो संस्था है जंतुओं का वैज्ञानिक नाम रखता है बच्चों। तो चलिए हम लोग को पढ़ना है कि इस जो जीवों के नामकरण का द्विनाम पद्धति, यानी दो नामों से जाना जाता है, यानी कि इसको कैरोलस लिनियस ने, किस वैज्ञानिक ने द्विनाम पद्धति को दिया है, बायोनोमिकल सिस्टम जो है 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने दिया था। क्वेश्चन आएगा कि जीवों के जो द्विनाम पद्धति है उसको किस वैज्ञानिक ने दिया था? कैरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में। अगला जो सवाल है कि प्रत्येक जीव है ना, और प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम होता है ना, दो तरह के नाम बताएं बच्चों कि प्रत्येक जीव का एक वैज्ञानिक नाम होता है, एक साधारण नाम। तो हम वैज्ञानिक नाम की बात कर रहे हैं क्योंकि वैज्ञानिक नाम एग्जाम में आते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। आप लोगों ने सुना है कि जो मानव है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं? होमो सेपियंस। यानी होमो सेपियंस जो है ना, जैसे मानव है तो मानव को अलग अलग नामों से, आपका नाम अलग है ना, तो अलग अलग नामों से जाना, लेकिन एक वैज्ञानिक नाम बनाया जो पूरी दुनिया में इस नाम से मानव को पहचाना जाता है। जैसे अगर बोलेंगे होमो सेपियंस तो वो समझ जाएगा, कोई भी दुनिया के किसी भी देश का अगर यात्री रहेगा तो होमो सेपियंस अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो समझ जाएगा कि होमो सेपियंस किसकी बात हो रहा है, यानी मनुष्य की बात हो रहा है। तो प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम होता है, और वैज्ञानिक नाम जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। यानी जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम जो होता है ना, वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से या शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला जो शब्द होते हैं वो वंश नाम यानी जीनस को बताता है, और दूसरा जो शब्द है वो जाति को बताते हैं, स्पीसीज को बताता है। जैसे अगर बात करें मानव, तो मानव को ह्यूमन बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, जिसमें पहला जो पद है वो ये वाला है, उसको वंश बोलते हैं, और सेपियंस जो है दूसरा जो शब्द है, दूसरा है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, तो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम दो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला जो शब्द होता है वंश नाम, और दूसरा होता है जाति नाम। क्वेश्चन आता है बच्चों की मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, तो क्वेश्चन आएगा कि मानव का जो जाति क्या है, बायोलॉजिकल जाति क्या है, सेपियंस जाति क्या है, और वंश क्या है, होमो वंश। जैसे अलग अलग राजा के वंश का नाम सुने होंगे, जैसे 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो है ना बोर्बो वंश के बारे में ना, लुई जो है
फ्रांस के राजा के बारे में पढ़ा होगा। फ्रांस के जो राजा थे वो गुरु वंश के थे। तो अलग अलग, जैसे आपने गुलाम वंश, खिलजी वंश, अलग अलग वंश के नाम सुना, तो अलग वंश है। यहाँ पर जो है ना अलग वंश चल रहा है, जीनस है ना। ये जाति, जैसे हम लोग अलग जाति बोलते हैं, अलग अलग कैटेगरी, इंडिया में अलग अलग जाति, वो जाति अलग है और ये जाति अलग है। तो द्विनाम पद्धति लिखने के कुछ नियम हैं जो यहाँ पर हम लोगों ने देखा। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, तो इसको लिखने के नियम दिए गए। और ये नियम किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने ही दिया है द्विनाम पद्धति लिखने के नियम। अब नियम क्या है? सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम लैटिन भाषा में लिखा जाता है। जितने भी वैज्ञानिक नाम जो दिया गया है वो लैटिन भाषा के शब्द हैं। वैज्ञानिक नाम, दूसरा नियम है, वैज्ञानिक नाम जीवों के 2 पदों में लिखा जाता है। देखिए 2 पदों में लिखा गया है। जैसे मानव का वैज्ञानिक का नाम है होमो सेपियंस, जिसमें पहला पद जो है वंश को बताता है और दूसरा जाति को। आगे वाला जो है, जैसे इसको याद ऐसे भी रख सकते हैं कि वंश को जीनस बोलते हैं और जाति को स्पीसीज। तो ABCD में जो है, ABCD जो अक्षर होते हैं जिसमें जी आप पहले आता है और बाद में एस आता है, तो जी मन हो गया जीनस और एस मने स्पीसीज। यानी सबसे पहला जो है ना, पहला जो पद है उसको जीनस बोलते हैं, दूसरा पद को स्पीसीज बोलते हैं। इस तरह से आप याद रखेंगे कि किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम का जो पहला जो पद होता है या पहला जो शब्द होता है वो वंश को बताता है, उस जीव के वंश को बताता है, और लास्ट वाला जो शब्द है, दूसरा पद है, वो जाति को यानी स्पीसीज को बताता है। तो द्विनाम पद्धति के नियम में हम लोग देख रहे हैं कि वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में लिखा जाता है, दूसरा वैज्ञानिक नाम जीवों का जो है 2 पदों में लिखा जाता है, तीसरा पहला पद वंश को और दूसरा पद जाति को बताता है, पहला पद वंश को और दूसरा पद जाति को बताता है। तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, यानी वैज्ञानिक नाम जो होते थे ना, जो टाइप कराया जाता था वो तिरछे अक्षरों में लिखा जाता था। अगर हम बात करें कि मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम होता है। तो जब हम लोग इसको टाइप कराया जाता है ना, तो इटैलिक में वो तिरछा थोड़ा लिखा जाता है। जैसे अगर बात करें तो मैंजीफेरा इंडिका इस तरह से लिखती है, तो इस तरह से तिरछा लिखा जाता है, जिसको बोलते हैं इटैलिक लैंग्वेज में, इटैलिक में ऐसे तिरछा से लिखा जाता था, ठीक है। और जब इसको हाथों से लिखते हैं ना, तो इसके नीचे अंडरलाइन करके लिखते हैं। जब वैज्ञानिक नाम को लिखा जाता है तो इस तरह से हम लोग जाति और वंश को जो है ना, वंश और जाति को अंडरलाइन करके लिखते हैं जब हाथों से लिखा जाता है तो। और छठा जो नियम है कि जब हम लोग वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो वैज्ञानिक नाम में जो पहला जो वर्ड होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का पहला जो लेटर जो होता है, वैज्ञानिक नाम जो होता है, वैज्ञानिक नाम जीवों के का जो पहला जो अक्षर होता है वह कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और शेष जो बाकी शब्द होता है ना उसको स्मॉल में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में। जैसे बच्चों देखे होंगे यहाँ पर जो है ना मैंजीफेरा इंडिका में हम लोग पहला जो वर्ड है एम वो लिखा है कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में लिखा है। तो इस तरह से वैज्ञानिक नाम का पहला अक्षर कैपिटल, बाकी सभी स्मॉल में लिखा जाता है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जीवधारियों के नाम और उसका वैज्ञानिक नाम, जीवधारी और उसके वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ सवाल जो है ना आते हैं एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से। तो पहला जो है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस। दूसरा मटर का वैज्ञानिक नाम कितना होता है, क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है, और इसमें गुणसूत्रों की अगर संख्या पूछ लेगा मानव में तो गुणसूत्रों की संख्या होता है 46, यानी कि 23 जोड़ा, नहीं याद रखिएगा। मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम, इसमें गुणसूत्रों की संख्या होता है 14, यानी 7 जोड़ा। आगे देखिए धान का जो है भारत में 50,000 प्रजाति पाया जाता है, 50,000 जो है ना प्रजाति। तो धान का वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सेटाइवा या ओराइवा सेटाइवा भी कहते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका, और इसके लास्ट में एक शब्द लगा हुआ है लीन। तो लीन का मतलब होता है कि आम का जो वैज्ञानिक नाम है इसको सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने ही रखा था, इसलिए उसके लास्ट में लीन शब्द जोड़ा गया है। गाय का जो है वैज्ञानिक नाम जो होता है
वो है बोस इंडिकस। भारत में आम की लगभग 1000 प्रजाति बच्चों पाया जाता है और धान की 50,000 प्रजाति पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा अगर प्लांट में बात करें, पादपों में सबसे ज़्यादा प्रजाति जो है ना वो पाया जाता है धान का ही। 12th में क्वेश्चन भी पूछा है, सबसे ज़्यादा इंडिया में जो है ना या पूरी दुनिया में जो प्रजाति पाया जाता है वो धान की ही है। गाय का होता है बोस इंडिकस। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। मेढक का बच्चों वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रिना। अगला है मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका होता है बच्चों। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। बाघ का होता है पैंथरा टिग्रिस होता है। मोर का वैज्ञानिक नाम पाब्रोक्रिटेटस है। तो बच्चों आज का पढ़ाया हुआ चीज़ें सरल लैंग्वेज में आपको अगर समझ में आया होगा तो वीडियो पे जो है कमेंट करेंगे। और एक सवाल जो है आपसे कि क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो है ना जवाब देंगे बच्चों। क्वेश्चन जो है यही है कि बताएंगे कि क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है बच्चों कि आप लोगों से कि बताइएगा कि वैज्ञानिक जो है नाम हम लोगों ने पढ़ रहे थे तो बताएंगे कि आलू, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ठीक है, तो इसको बच्चों यह जो है ना कमेंट में जो है कमेंट में बताना है आलू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।